So hello dear students. Today we will solve problems of 2026 board exam, that is class 12th ISC board. Uh, First we will solve section A problem. Now just see the questions are on your screen. First question क्या पूछा गया था? A fish called an electric eel can generate a voltage up to 800 volt if it can supply a current of 5 milliampere, the maximum power it can deliver. तो यहाँ पे जस्ट सिंपली आपको मैक्सिमम पावर कैलकुलेट करना था। और उसका फॉर्मूला क्या होता है मैक्सिमम पावर का? P इक्वल टू V इंटू आई। यही तो फॉर्मूला होता है। पावर इक्वल टू वोल्ट, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 800 दिया हुआ है वोल्ट। करंट कितना है? 5 मिली एम्पियर है। 800 वोल्ट इंटू 5 इंटू 10 to the power -3 एम्पियर। अब 5 इंटू 800 कितना हो गया? 4000 इंटू 10 पर -3, ये कितना हो गया? वॉट हो गया। और 4, 10 पावर 3 -3 कैंसिल, तो 4 वॉट आया आंसर। तो फर्स्ट का कितना होगा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ कम टू सेकेंड प्रॉब्लम। अब सेकेंड क्या है? अब जो सी a collimated beam of protons is traveling with a constant velocity along x-axis. There is a current carrying solenoid whose axis is along x-axis. If the beam now enters the solenoid along its axis, it will. फोर ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं? डिस्क्राइब अ सर्कुलर पाथ, गेट डिफ्लेक्टेड अलोंग जेड एक्सिस, गेट डिफ्लेक्टेड अलोंग वाई एक्सिस, कंटिन्यू टू ट्रेवल अनडिफ्लेक्टेड। अब देखो, कोलिमेटेड बीम ऑफ प्रोटॉन से वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है? विद कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रहा है। करंट कैरिंग सोलेनॉइड है जिसकी भी एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है। ओके। अब यहां पे देखो, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ चार्ज, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड? क्या होता है? Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। अब यहां पे वेलोसिटी की डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, सोलेनॉइड भी एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो ये V जो है पैरेलल हो गया मैग्नेटिक फील्ड के। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। ये क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा? ये भी जीरो आ जाएगा। ओके। तो इट मींस दिस collimated beam of proton, it will continue to travel undeflected। तो ऑप्शन डी जो है सेकंड का करेक्ट होगा। नाउ कम टू थर्ड। थर्ड इज an electron, a proton, and an alpha particle are all accelerated from rest through the same potential difference. Which one will have the maximum de Broglie wavelength? अब स्टूडेंट्स यहां पे क्या होगा? दसी विच विल हैव मैक्सिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? लेमडा इक्वल टू एच अपॉन √2m ई वी, वेयर स्मॉल ई क्या है? इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। वी क्या है? वोल्टेज है। सेम पोटेंशियल से सबको क्या किया जाए? एक्सलरेट किया जा रहा है। तो यहां पे स्टूडेंट्स एच अपॉन √2m ई वी, ये तो कांस्टेंट हो जाएंगे। वेवलेंथ किस पे डिपेंड करेगा? 1/√m पे। इज दिस क्लियर? अब स्टूडेंट्स अगर आप मासेस कंपेयर करोगे इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, अल्फा पार्टिकल का, तो इनके मासेस का क्या रिलेशनशिप होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड देन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल। अब स्टूडेंट्स सबसे कम मास किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन की होती है। और यहां पे जिसका कम मास होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी?
अधिक होगी। तो यहाँ पे किसका वेवलेंथ अधिक होगा? इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ जो है अधिक होगा। यहाँ पे क्या पूछा था? विच विल वन हैव मैक्सिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो वेवलेंथ किसकी मैक्सिमम होगी? इलेक्ट्रॉन की होगी। तो इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है? Magnetic susceptibility of a material is found to decrease with the rise in its temperature. Material is, अब देखो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए क्या होता है? जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो क्या होती है? जाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन। तो यहां पे क्या होगा जस्सी? ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए क्या होता है जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगी वो डिक्रीज करती है विद द राइज इन इट्स टेम्परेचर। वो मटेरियल क्या होगा? अब यहाँ पे टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे तो ससेप्टिबिलिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। और ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखो, व्हेन अ पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस, अब इसमें फोर ऑप्शंस दिए थे। इट एक्ट एज एन इंसुलेटर एंड नो करंट फ्लोज थ्रू इट, इट ऑफर्स अ लो रेसिस्टेंस एंड अ लार्ज करंट फ्लो थ्रू इट, इट ऑफर्स अ हाई रेसिस्टेंट एंड अ स्मॉल करंट फ्लोज थ्रू इट, द विड्थ ऑफ डिफ्लेक्शन रीजन इंक्रीजेस। अब देखो फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होती है? डिप्लेशन लेयर जो होता है इन फॉरवर्ड बाइसिंग, इन फॉरवर्ड बाइसिंग, एफ डॉट बी से यहां मैं राइट कर रहा हूं, क्या होता है? डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर ये क्या करता है? डिक्रीज करता है। डिप्लेशन लेयर विल डिक्रीज। नेक्स्ट में रेसिस्टेंस लो होता है, रेसिस्टेंस लो होता है, रेसिस्टेंस लो होता है। एंड नेक्स्ट में क्या होगा? लार्ज करंट फ्लो करेगा। अगर रेसिस्टेंस लो होगा तो क्या होगा? लार्ज करंट विल फ्लो, लार्ज करंट विल फ्लो। अब यहां पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? लो रेसिस्टेंस है और लार्ज करंट, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। नाउ कम टू सिक्स। सिक्स में क्या पूछ रहा है? When a biconvex lens of glass of refractive index 1.6 was dipped in a certain transparent liquid, it was found to behave like a plain sheet of glass. So the refractive index of the liquid is. अब स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा लेंस जो है बिहेव करता है प्लेन ग्लास शीट की तरफ कब? व्हेन इट्स फोकल लेंथ इज इनफाइनाइट। जब इसका फोकल लेंथ इनफाइनाइट होगा तो क्या होगा? लेंस विल बिहेव लाइक अ प्लेन ग्लास शीट। और लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है मीडियम में? लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला इन अ मीडियम, इन अ मीडियम, इन अ मीडियम, इन अ मीडियम, ये क्या होता है? 1/f इक्वल टू एन लेंस अपॉन एन मीडियम, एन मीडियम -1 इंटू 1/r1 -1/r2। अब स्टूडेंट प्लेन शीट के लिए क्या होता है? फोकल लेंथ इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होता है फोकल लेंथ। ओके, तो ये 1/f 1/infinite क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहां पे क्या हो जाएगा फिर? एन लेंस -1/n मीडियम
-1 इंटू 1/R1 -1/R2, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। और यहां से आपको क्या मिलेगा? एन लेंस इक्वल टू एन मीडियम। और ये क्या है? एन लेंस, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस का। और एन मीडियम क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का। तो एन लेंस विल बी इक्वल टू एन मीडियम। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड क्या होगा? जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वही इसको इक्वल हो जाएगा, तो 1.6 हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नाउ नेक्स्ट। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, एडजेसेंट एंड रीजन। रीड द टू स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द फर्स्ट ब्राइट बैंड फॉर ब्लू लाइट इज क्लोजर टू द सेंटर देन द फर्स्ट ब्राइट बैंड फॉर ग्रीन लाइट। रीजन में क्या दे रहा है? रीजन में क्या उसने मेंशन किया है? ब्लू लाइट हैज अ लॉन्गर वेवलेंथ देन ग्रीन लाइट। अब वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होता है? VIBGYOR। अब यहाँ ग्रीन लाइट का जो वेवलेंथ होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ब्लू लाइट। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ब्लू लाइट हैज ए लॉन्गर वेवलेंथ। तो रीजन तो ऐसा ही फॉल्स है, तो ओके। बट एजर्शन एजर्शन जो है, जस्ट सी, द फर्स्ट ब्राइट बैंड फॉर ब्लू लाइट इज क्लोजर टू द सेंटर देन द फर्स्ट ब्राइट बैंड फॉर ग्रीन लाइट, ये ट्रू है। व्हाई इट इज ट्रू? जस्ट सी, जो फ्रिंज विड्थ होती है वो होती है बीटा इक्वल टू डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। फ्रिंज विड्थ डायरेक्टली डिपेंड करती है वेवलेंथ लेमडा पे। अब देखो, ब्लू लाइट स्मॉलर वेवलेंथ अगर रहता है, स्मॉलर स्मॉलर वेवलेंथ होगा तो फ्रिंज जो होगा दैट विल बी क्लोज टू द सेंटर। फ्रिंज विल बी क्लोज टू द सेंटर, टू द सेंटर। तो ब्लू लाइट की क्या होती है? वेवलेंथ कम होती है एज कंपेयर टू ग्रीन लाइट। तो ब्लू लाइट का ब्राइट बैंड जो होगा दैट विल बी क्लोजर टू द सेंटर, सो एजर्शन इज ट्रू। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। नाउ नेक्स्ट कम टू बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्राइटली। आप देखो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ फोटोन हैविंग एन एनर्जी ऑफ 4.8 इंटू 10⁻19 जूल। अब देखो यहाँ पे फोटोन की मोमेंटम पूछ रहा है, ओके। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू E/c। ई क्या है? एनर्जी है। और ये गिवन है, ये कितना है? 4.8 इंटू 10⁻19 जूल। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। ये कितना है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इज दिस क्लियर? तो नाउ क्या हो जाएगा फिर? और 4.8 को 3 से डिवाइड करो तो यह आएगा 1.6 इंटू 10⁻27। और मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड। ये जो है 1 मार्क में प्रॉब्लम आया था, तो ये भी बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द मोमेंटम। नेक्स्ट इज मोशनल ईएमएफ, तो ये सिंपल डेफिनेशन है, यू कैन दिस राइट। थर्ड is calculate work done in moving a charge q through a distance d along perpendicular bisector of an electric dipole which consists of 2 point charges minus q and plus q separated by a distance l। अब देखो, along perpendicular bisector dipole के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा फिर? ये जो है पोटेंशियल जो है जीरो आता है, ओके। और पोटेंशियल जीरो आ गया तो वर्क डन क्या होता है? क्यू इंटू चेंज इन पोटेंशियल। वी जीरो है तो चेंज इन पोटेंशियल भी जीरो होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यू इंटू जीरो माइनस जीरो। तो वर्क डन क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। अब नेक्स्ट में क्या करना था आपको? सिंबल बनाना था जेनर डायोड को, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आपने ड्रॉ कर लिया होगा। नेक्स्ट इज a thin convex lens of power 5D is kept in contact with a concave lens of power 8D. Calculate the focal length of the combination. तो स्टूडेंट्स, वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब देखो, कन्वेक्स लेंस का पावर दिया हुआ है, पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस, इसको जस्ट मैं P1 मानूंगा। पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस ये कितना है? +5D। और सेकेंड में दिया हुआ है पावर ऑफ कॉन्केव लेंस,
ओके। अब देखो पावर कॉनकेव लेंस का नेगेटिव होगा, बिकॉज फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो हियर आई विल राइट -8d। अब इनका इक्विवेलेंट पावर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे इक्विवेलेंट पावर के लिए, P1 प्लस P2, तो P कितना हो जाएगा 5 माइनस 8, कितना हो जाएगा -3d। अब P किस, P क्या होता है पावर, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, P इक्वल टू 1/f, तो F इक्वल टू 1/P, तो ये कितना हो जाएगा -1/3, ये कितना हो जाएगा -0.33 मीटर। और अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहते हो तो ये -33 सेंटीमीटर। तो ये सॉल्यूशन था इस प्रॉब्लम का। नाउ कम टू नेक्स्ट। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। द इमेज बिलो शोज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अच्छा, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। विच वन ऑफ द टू लेंसेज L1 और L2 हैज अ लार्जर फोकल लेंथ। अब स्टूडेंट्स, L1 और L2 किसमें जो है लार्जर जो है फोकल लेंथ होगा, तो स्टूडेंट्स व्हाट विल बी हियर। अब देखो L2 जो है, L2 इज नियर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव है, ओके। और L1 क्या है, L1 इज नियर द आई, इट इज आई पीस। अब देखो L1 का क्या है, आई पीस है, आई पीस के पास है L1, ओके। L1 इज नियर द आई पीस, तो L1 हैज लॉन्गर फोकल लेंथ, L1 हैज लॉन्गर फोकल लेंथ। अब देखो आई पीस लेंस क्या होता है, नियर द आई व्यू होता है, और इसका फोकल लेंथ लार्जर होता है, तो L1 का लॉन्गर फोकल लेंथ। नाउ कम टू नेक्स्ट, दिस इज लास्ट प्रॉब्लम। रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.05 नैनोमीटर। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट। तो थर्ड ऑर्बिट का रेडियस पूछ रहा है, और हाइड्रोजन एटम्स के लिए आप रेडियस पढ़ते हो nth ऑर्बिट में के लिए किसके टर्म्स में, सॉल्यूशन, इट इज Rn इक्वल टू 0.53 एन स्क्वायर, सॉरी एंजेस्ट्रॉम में होता है, ओके। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है 0.53 एंजेस्ट्रॉम, 0.53 एंजेस्ट्रॉम, ये क्या है, इट इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, इट इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट एन इक्वल टू 1 ऑफ हाइड्रोजन एटम जेड इक्वल टू 1। बट हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, वो कितना है 0.05 नैनोमीटर। तो nth रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या हो जाएगा फिर, एन स्क्वायर इंटू 0.05 नैनोमीटर। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, थर्ड ऑर्बिट के लिए पूछ रहा है, तो n इक्वल टू 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो फिर क्या हो जाएगा R3 इक्वल टू 9 इंटू 5/100 नैनोमीटर में ही रहने दे रहे हैं आंसर को। तो यर इट विल बी 45/100, 0.45 नैनोमीटर। तो रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट कितना आ गया 0.45 नैनोमीटर। सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। और नेक्स्ट क्लासेस में हम इस पेपर के डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ये केवल एमसीक्यू था एंड 1 मार्क क्वेश्चंस के बारे में मैंने सॉल्यूशन दिया। तो इफ यू लाइक माय प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, देन यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। दैट्स ऑल, थैंक यू।